तो चलिए आज बात करते हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। नेशनल इनकम और कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम का मतलब होता है इट इज़ द मनी वैल्यू, इट इज़ द money value of all the final goods and services, final goods and services produced in an economy from प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, इट इज द मनी वैल्यू। एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से समझेंगे बात को। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे शब्दों में बोलें इसको तो इसको हम बोल सकते हैं, और इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्नड बाई normal resident of a country, normal resident of a country during 1 year। और इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि मनी वैल्यू। किस चीज़ की मनी वैल्यू? जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है एक इकोनॉमी के अंदर फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे प्रोडक्शन गुड्स का हो या फिर वो किसका हो, सर्विसेज का। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें आपको एक नया शब्द दिख रहा होगा, लिखा है इसमें नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसका मैं आप लोग को मतलब बताता हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डालें ऊपर हेडिंग लिखें नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसकी मीनिंग लिखेंगे आप लोग कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। तो इसमें लिख लो बच्चों, एन इंडिविजुअल, an individual becomes normal resident of a country when दो कंडीशंस अप्लाइड होती। नंबर 1, कब? his economic interest lies in that country। इसका भी मतलब मैं आपको और समझाऊंगा। और दूसरी कंडीशन, his period of stay in that country, in that country exceeds 1 ईयर। यानी कि 1 साल से अधिक कोई किसी कंट्री में रहता है तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं, जब उसने अपनी लीगल जो कार्रवाई होती है वो पूरी करने के बाद। तो अब ये कॉन्सेप्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, बस दिस कॉन्सेप्ट applies to individuals और institutions। इसमें एक विशेष बात,
ये नहीं कि सिर्फ इंसान ही नॉर्मल रेजिडेंट है, बल्कि कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो कि हमारे देश में एसबीआई कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमारी कंट्री की कोई और ऐसी ब्रांच है जो कहीं भी वर्ल्ड में काम कर रही हैं, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर मेरी कंट्री में लाई करता है तो फिर मैं उसको नाम दूंगा क्या, नॉर्मल रेजिडेंट का। अब इसको छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये अपना प्यारा सा भारत देश, ड्राइंग थोड़ा बेटा वीक है, तो ये हमारा हो गया भारत देश, प्यारा सा खूबसूरत सा हिंदुस्तान। और इसके अंदर अब मान लीजिए कि यहाँ पर है मिस्टर राम, एक है मिस्टर लखन और है मिस्टर गोपाल। अब ये हमारी कंट्री हो गई, इसमें लोग रह रहे हैं और यहीं पे कमा रहे हैं, यहीं पे स्पेंड कर रहे हैं पैसा। और ये पूरी जो अलग अलग दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के और भी देश हैं। तो मान लीजिए कि किसी देश में हमारा कोई खिलाड़ी, इसका नाम क्या है, रोहित शर्मा, वो यहाँ खेलने के लिए गया, ठीक है। और मान लो कि कोई हमारे कंट्री की यहाँ पर कोई एसबीआई के एक ब्रांच यहाँ पर है, किसी दूसरी कंट्री में है, किसी दूसरी कंट्री में है। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो, लेकिन अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, जैसे एसबीआई हमारे देश की कंपनी है लेकिन वो विदेश में काम कर रही है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, इंडिया में लाई करता है। अब मान लो कोई खिलाड़ी जैसे खेलने गया था बाहर, तो क्या ये बाहर जाएगा तो क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं कहलाएगा? क्या उस देश खेलने गया तो उस देश का रेजिडेंट कहलाएगा? नहीं सर, ये तो हमारे इंडिया का है, तो ये हमारे इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। वैसे ही मान लो कोई कोक कंपनी है, एक मिनट के लिए, कोक कंपनी है, मैकडी कंपनी है, मैकडोनल्ड्स की कंपनी है। अब ये हम विदेशों की कंपनी हमारे देश में आई हुई हैं, तो क्या ये हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? कभी कभी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उन्हीं की कंट्री में लाई करता है। तो जिसका हृदय, जिसका दिल कहाँ बसा हो, भारत में, तो एग्जाम में ऐसा आ जाएगा कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, तो आप ये तो लिखोगे नहीं जिसका दिल भारत में बसता है, तो हम ये लिखेंगे जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में हो। ठीक बात है यहाँ तक? तो जैसे ही मेरा नॉर्मल रेजिडेंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म होता है, तो मुझे एक डिफरेंस यहाँ पर पढ़ने को फिर मिलेगा, और जिसका नाम है क्या, कि एक रेजिडेंट में और एक सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है। एक रेजिडेंट में और एक सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले तो मीनिंग समझते हैं, रेजिडेंट क्या होता है। तो इसमें लिख लें आप लोग, रेजिडेंट इज वन whose economic interest lies in his own country या in the country, ठीक है। लेकिन जब बात होती है किसकी, सिटीजन की, तो वहां पे लिखना पड़ता है हमको, सिटीजन इज वन who resides in a country according to legal provisions of that country। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक बहुत फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैं अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार साहब जो है वो सिटीजनशिप उनके पास कहाँ की है, कनाडा की, मगर वो रहते कमाते खाते कहाँ पे, इंडिया में। तो सिटीजनशिप हो सकती है वहाँ की हो, लेकिन रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ कहलाएगा, वो हमारे भारत का। तो ये तो मीनिंग की बात की हमने, अब कॉन्सेप्ट की बात करते हो। तो ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो उसी कंट्री में, तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक लीगल कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमें उस देश की सिटीजनशिप प्राप्त होती है। ठीक बात है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर डुअल रेजिडेंटशिप, अगर कोई चाहे कि मैं कई देश का रेजिडेंटशिप मेरे हाथ में जाए,
तो इट्स नॉट पॉसिबल, डुअल रेजिडेंटशिप इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें किसकी, सिटीजन की, तो डुअल सिटीजनशिप इज पॉसिबल, डुअल सिटीजनशिप इज पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति एक देश से अधिक देशों की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है।